नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में हक़ राय दही का बिगुल बज चुका है और कल यानी 10 फरवरी को पहले मरहले के तहत 58 असेंबली सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। दिल्ली से मुल्काम तमाम सीटों पर किसान तहरीक का सबसे ज्यादा असर नजर आ रहा है। ये 58 सीटें मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, बापुर, बुलंदशहर, मीरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ अजला में वाक़ हैं। किसानों की अक्सरियत वाले इलाकों में बीजेपी के खिलाफ काफ़ी नाराजगी पाई जा रही है। बीजेपी के उम्मीदवारों को गांव में दाखिल होने पर भी मुखालिफत का सामना करना पड़ा है। इंतखाबात में ज़मीनी जांच पड़ताल से पता चलता है कि वोटर शहरी और दही सतहों में तकसीम है। उसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि ज़राअत से वाबस्ता तबका यकतरफा तौर पर हुकूमत से नाराज नजर आ रहा है। इस मरहले में 2,27,00,000 वोटर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात में वोटिंग से 12 घंटे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूपी समेत 5 रियासतों में जीत का दावा किया है। वज़ीर आज़म ने चारशंबे के रोज़ एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में कहा कि मैं इन इंतखाबात में सभी रियासतों में देख रहा हूं कि बीजेपी को लेकर लहर है। हम 5 रियासतों में भारी अक्सरियत से जीतेंगे। हमें खिदमत का मौका इन सभी 5 रियासतों की जनता देगी। जिन रियासतों ने हमें खिदमत का मौका दिया है उन्होंने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है। अखिलेश यादव के बयान यूपी में स्कीम्स बीजेपी की नहीं है, बीजेपी अमली जामा पहनाती है, पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि मुल्क में एक कल्चर चला है। राजनेता बोलते रहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। 50 साल बाद भी कोई अगर वो काम कर देगा तो कहेंगे कि हमने ये उस वक्त कहा था। ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी इंतखाबी मंशूर अंति विधान जन घोषणा पत्र में हुकूमत बनने पर 10 दिनों के अंदर किसानों का पूरा कर्ज माफ करने और नौकरियों में खवातीन को 40% रिजर्वेशन देने जैसे मुतअद्दिद पुरकशिश वादों को शामिल किया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने चारशंबे के रोज रियासती कांग्रेस दफ्तर में इस मैनिफेस्टो को जारी किया। इस मौके पर कांग्रेस के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू और साबिक रियासती सदर सलमान खुर्शीद समेत दीगर कायदीन की मौजूदगी में इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हुकूमत बनने के 3 घंटों के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया गया, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी कर्ज माफी की जाएगी। शिक्षा में स्कूल फीस में जो बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है उस पर नियंत्रण किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर इंटरनेट व अन्य सुविधाओं से युक्त सार्वजनिक पुस्तकालय बनाए जाएंगे। शिक्षकों के खाली कुल 2 लाख पदों को भरा जाएगा। एड हॉक शिक्षकों और शिक्षा मित्र को, ये प्लीज ध्यान से सुनिए, एड हॉक शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का अनुभव व सेवा अनुसार नियमितीकरण किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा डिमांड था और शिक्षा मित्रों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया। मैं बहुत सारी महिलाओं से मिली, बहुत सारी शिक्षा मित्रों से मिली जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं कि उनका मानदेय बढ़े, कि उनका नियमितीकरण किया जाए। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि हमने आपकी आवाज़ सुनी और अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये काम आपके लिए करके दिखाएंगे। संस्कृत और उर्दू शिक्षकों के खाली पद जो हैं वो भी भरे जाएंगे। सामाजिक न्याय के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का सब कोटा बनाया जाएगा। निषादों को नदियों से संसाधनों पर अधिकार मिलेगा। अति पिछड़ी जातियों के लिए छात्रवृत्ति, हॉस्टल्स जैसे लक्षित कार्यक्रम इस उन्नति विधान में है। कारीगरों व बुनकरों के लिए विधान परिषद में एक आरक्षित सीट। मैं तो चाहती हूँ कि आप मीडिया के लिए भी एक आरक्षित सीट होनी चाहिए इसमें। कोल समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए 3,000 रुपये प्रति माह का पेंशन। मैं झांसी गई थी, उस समय मुझसे कुछ लोग मिले थे
और उन्होंने मुझे कहा था कि उनका पेंशन बहुत ही कम से कम 3,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाना चाहिए। तो उनकी बात सुनते हुए मैंने सबसे बात की, चर्चा की और ये हमने तय किया कि ये बिल्कुल पॉसिबल है और हम इसको करेंगे। तो मैं आपको खास बताना चाहती हूँ, मुझसे मिले थे कि ये आपकी मांग हम। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने लोगों को अपोजिशन पार्टियों के लुभावने वादों से मोहतात रहने का मशवरा देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तंग और पुरतशद्दुद सरगर्मियों वाली हुकूमत को हटाकर बीएसपी ही रोजी, रोजगार और तरक्की पसंद भरोसेमंद हुकूमत कायम कर सकती है। मायावती ने 4 मई को जारी अपने एक बयान में कहा कि बीजेपी हुकूमत की गलत पॉलिसियों व जातो पात वो फिरका परस्त सरगर्मियों की वजह से बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई शबाब पर है। बीजेपी को रियासत में अपना इख्तिदार हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में समाज के हर तबके को सरोजन हिताय व सरोजन सिखाए की पॉलिसियों पर चलने वाली बीएसपी पर ही ज्यादा भरोसा है कि वो उनके अच्छे दिन लाने में मददगार साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि बीएसपी का आज़म पूरे सूबे को गड्ढों व फसादात से पाक और रोजगार के लायक बनाकर रियासत की तस्वीर बदलना है। इलेक्शन के वक्त अपोजिशन पार्टियों की जल्दबाजी की महंगी सियासत और बेतुकी बयानबाजी अब लोगों में तजस्सुस के बजाय इश्तियाल पैदा कर रही है, क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी और तशद्दुद जैसे बुनियादी मसले का लंबे अरसे से कोई हल नहीं निकल पा रहा है। इस चीज का मैंने विशेष ध्यान दिया इस बात की तरफ और मैंने ये फैसला किया कि इस बार मैं ये कार्य अपनी देखरेख में खुद करूंगा। जहाँ तो 3 विधानसभा की सीटें हैं, एक सीट पर मैं उम्मीदवार से खुद मिली अपने रेजिडेंस पर उनका पूरा परिचय दिया, तो तब मैंने उनका टिकट फाइनल किया ताकि पिछले चुनाव की तरह हमारे साथ कोई धोखा न हो जाए। और इसके बाद जैसे ही मैं इस कार्य से कल मैं फ्री हुई इस कार्य से, तो आज मैं अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील करने के लिए यूपी की दलितों की खास राजधानी आगरा में आप लोगों के बीच में आए हैं। इस चीज का मैंने विशेष ध्यान दिया इस बात की तरफ और मैंने ये फैसला किया कि इस बार मैं ये कार्य अपनी देखरेख में खुद करूंगा। जहाँ तो 3 विधानसभा की सीटें हैं, एक सीट पर मैं उम्मीदवार से खुद मिली अपने रेजिडेंस पर उनका पूरा परिचय दिया, तो तब मैंने उनका टिकट फाइनल किया ताकि पिछले चुनाव की तरह हमारे साथ कोई धोखा न हो जाए। और इसके बाद जैसे ही मैं इस कार्य से कल मैं फ्री हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आज पंजाब में दूसरी वर्चुअल रैली रद्द हो गई है। उन्हें जालंधर, कपूरथला और भटिंडा के वोटरों को मुखातिब करना था, हालांकि अभी इसकी वजह सामने नहीं आई है। अब नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को पंजाब आएंगे। वो जालंधर में बड़ी इंतखाबी रैली करेंगे, जिसके जरिए वो सीधे पंजाबियों के रूबरू होंगे। पंजाब बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुभाष शर्मा ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि पीएम पंजाब में फिजिकल रैली करेंगे। जल्द ही बीजेपी हाईकमान उनकी रैली की जगह के बारे में फैसला कर लेगी। ये रैली इसलिए अहम है क्योंकि सिक्योरिटी चूक के बाद पीएम 5 जनवरी को बिना रैली को मुखातिब किए ही वापस लौट गए थे। कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में समाअत हुई। कर्नाटक हुकूमत की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले में सभी दाखिल अर्जियां गलत हैं। इन अर्जियों में हुकूमत के जियो पर सवाल उठाया है, जबकि हुकूमत ने सभी इदारों को आज़ादी दी है। रियासत इस पर फैसला नहीं लेता है। ऐसे में पहली नजर में कोई मामला नहीं बनता। 4 मई के रोज हुई समाअत के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस कृष्ण दीक्षित ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला सुनाया। जस्टिस दीक्षित ने कहा कि इस मामले में उबूरी राहत के सवाल पर भी बड़ी बेंच गौर करेगी। कॉलेजों में हिजाब की मंजूरी न देने के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी पर मंगल के रोज भी समाअत हुई थी। अदालत की सिंगल बेंच ने 4 मई को इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला
तब लिया जब अर्जी दहिंदगान की तरफ से दलील दी गई कि मामला काफी संगीन है, इसीलिए बड़ी बेंच को भेजना मुनासिब होगा। वाज़ेह है कि कर्नाटका हुकूमत ने रियासत में कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 की दफा 133 नाफिज कर दी है। इस वजह से अब सभी स्कूलों कॉलेज में यूनिफॉर्म को लाजमी कर दिया गया है। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहने ही जाएंगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म मुंतखब कर सकते हैं। इस फैसले को लेकर तनाज़ा गुज़िश्ता महीने जनवरी में तब शुरू हुआ था जब उडुपी की एक सरकारी कॉलेज में 6 तालिबात ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। तनाज़ा इस बात को लेकर था कि कॉलेज इंतजामिया ने तालिबात को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वो फिर भी पहनकर आ गई थी। इस तनाज़े के बाद से ही दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब को लेकर हंगामा शुरू हो गया। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसी भी इदारे के ड्रेस कोड, डिसिप्लिन, डेकोरम, डिसीशन को फिरका वाराना रंग देकर कील ठोंकने के पीछे हिंदुस्तान की जामे सकाफत के खिलाफ साजिशी जुनून है। नकवी ने चाशुंबे को मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपने मुल्क में अक़लियतों पर जराइम और मजालिम का जंगल बन चुका पाकिस्तान हमें रवादारी और सेकुलरिज्म का दर्ज दे रहा है। पाकिस्तान में अक़लियतों के समाजी, तालीमी, मजहबी हुकूक को बेशर्मी के साथ रौंदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, एहतराम हिंदुस्तान की सकाफत का हिस्सा है। देखिए, हिजाब पर किसी तरह का सांप्रदायिक हंगामा या हॉरर न समाज के हित में है न देश के हित में है। इंस्टीट्यूशंस के अपने अपने ड्रेस कोड होते हैं, डिसिप्लिन होता है, डिग्निटी होती है, डिसीजंस होते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस के ड्रेस कोड पर, डिसिप्लिन पर, डिग्निटी के डिसीजन पर अगर आप जो है वो कम्युनल तड़का लगाएंगे और कम्युनल की ठोकेंगे तो मुझे लगता है कि ये देश के हित में नहीं है और किसी भी समाज के हित में नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे ऐसा सिंडिकेट इस देश में भी है और कुछ अगल बगल भी, आसपास भी है, जो कोई भी एक आइसोलेटेड घटना होगी तो उस पर भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की सहिष्णुता और यहाँ तक कि भारत के संविधान की समीक्षा और सांप्रदायिक समीक्षा करने बैठ जाएंगे। हमारे देश में समाज के सभी वर्गों के साथ अल्पसंख्यक समाज के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक अधिकार बराबर से हैं और धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित है। ये संवैधानिक सुरक्षा भी है और सामाजिक सुरक्षा भी है। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो देश का हित नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं देश को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हिजाब पर किसी तरह का हॉरर हंगामा कतई ठीक नहीं है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अपनी ड्रेस कोड होते हैं, डिसिप्लिन होती है, डेकोरम होते हैं। देखिए, हिजाब पर किसी तरह का सांप्रदायिक हंगामा या हॉरर न समाज के हित में है न देश के हित में है। इंस्टीट्यूशंस के अपने मध्य प्रदेश के वजीर तालीम इंदर सिंह परमार के हिजाब पर बैन लगाने का बयान देने के बाद तनाज़ा छिड़ गया है। उनके बयान का चाशुंबे की रोज एक अनोखे अंदाज में इसकी मुखालिफत की गई, इसके खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब और बुर्का पहनकर फुटबॉल और क्रिकेट मैच खेलकर इसकी मुखालिफत की। उनका खेल देखने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे जो उन्हें इनकरेज कर रहे थे। लड़कियों ने कहा कि हिजाब और नकाब में हम कंफर्टेबल हैं, हिजाब हमारा हक है, आइडेंटिटी है, फिर लोगों को इससे क्यों दिक्कत हो रही है। मैच में कमेंट्री के दौरान कर्नाटका में हिजाब पर चल रहे तनाज़े की भी जानकारी दी गई। यह मैच भोपाल में कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में खेला गया। वहीं वजीर तालीम परमार ने कहा था कि अगर कोई हिजाब पहनकर स्कूल में आता है तो उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश में स्कूल यूनिफॉर्म कोड के मुताबिक ही बच्चों को आना होगा। हम स्कूल यूनिफॉर्म कोड को लेकर काम कर रहे हैं।
ज्यादा चिल्लाओ तो। कहना चाह रही थी आप? हिजाब हमारा हक है और हम इसके लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे, इसके लिए लड़ेंगे भी, जहाँ तक हमसे लड़ते बनेगा। हम हमारी आगे की पढ़ाइयाँ भी इसी में मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। हम जो भी बनेंगे, IAS बने, हम डॉक्टर बने, हम किसी भी फील्ड में जाए, हम इसके साथ कंफर्टेबल हैं और हमें इसमें अच्छा लगता है। ये किसी का प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर कि हम हिजाब पहने, ना हमारे टीचर्स का, ना हमारे पेरेंट्स का। ये हमारी खुद की चॉइस है और हम आगे भी इसके साथ बढ़ेंगे। इसमें ये हमारी पहचान है, हिजाब हमारी पहचान है और आगे भी हमारी पहचान ही रहेगी। हम इसमें सब कुछ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं, कुछ भी चीज कर सकते हैं। लाइक जैसा अभी आपने देखा, हम क्रिकेट भी खेले, फुटबॉल भी खेले और हम दूसरे खेल भी ऐसे ही खेल सकते हैं और अच्छे से अच्छा खेल सकते हैं। और हम पढ़ाइयों में भी बहुत आगे हैं, ऐसे ही हमारे कॉलेज का इंशाल्लाह नाम रोशन करेंगे। स्कूलों में जिस तरह से हिजाब पहन कर जो लड़कियां आ रही हैं, प्रोटेस्ट भी वहाँ पर किए गए हैं, तो आप क्या लगता है कि स्कूलों में इस तरह से आना चाहिए? देखिए, योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा को गलत तरीके से पेश करने की देश में कोशिश की जा रही है। भारत की मान्यता है कि जो जिस परंपरा में वहाँ लोग निवास करते हैं उसका वो अपने घरों तक पालन करें। स्कूलों में तो हमको जो ड्रेस कोड है जो लागू किया गया उसका पालन करना चाहिए और वो एक प्रकार से जानबूझ करके देश का माहौल, उस प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जाए। निश्चित रूप से सब दूर में तो यही कहूंगा कि अभी हम ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे और आगे आने वाले समय में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। जो जिस स्कूल ने अपना यूनिफॉर्म तय किया है वो यूनिफॉर्म पहनकर बेटे बेटी आए तो ही अच्छा होगा, अनुशासन तभी पालन हो सकेगा। भाई देखिए, हिजाब कोई यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, यूनिफॉर्म का हिस्सा हिजाब नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उस पर पाबंदी लगाना ही चाहिए। मध्यप्रदेश में लगेगी? बिल्कुल, यहाँ ऐसा होगा तो यहाँ भी लगेगी। ये अभी देखेंगे, उसका एक बार परीक्षण करा के देखेंगे और यदि ऐसा है तो उसका हम भी कार्रवाई करेंगे। स्कूलों में जिस तरह से हिजाब पहन का जो कर्नाटक में हिजाब पर चल रहे तनाज़े के दरमियान कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि खवातीन को अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनने का इख्तियार है और ये उनको आइन से हासिल हुआ है। ट्वीट के आखिर में प्रियंका ने अपनी मुहिम का हैशटैग लड़की हूँ लड़ सकती हूँ भी इस्तेमाल किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि चाहे बिकनी हो, घूंघट हो या फिर जीन्स या फिर हिजाब, ये खवातीन को तय करना है कि उन्हें क्या पहनना है। यह उन्हें हिंदुस्तान के आइन ने फराहम किया है। खवातीन को हरासा करना बंद करो। कर्नाटक में चल रहे हिजाब पर बवाल का असर उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात पर भी पड़ने लगा है। चाशुम्बे के रोज मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें एक समाजवादी पार्टी कारकुन मुस्लिम खातून की पीठ पर अपनी पार्टी का पोस्टर चिपकाते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद वो खातून को चिकोटी भी एक चुंटी भी काटता है। ये वीडियो पुराने लखनऊ का बताया जा रहा है। वेस्टर्न यूपी में इंतखाबात से ठीक एक दिन पहले अनुराग ठाकुर ने इस वीडियो के सहारे समाजवादी पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने लिखा कि यही है लाल टोपी के काले कारनामे, एक राह चलती खातून के साथ समाजवादी पार्टी कायद की बदसलूकी देखिए। जहां भरे हों ऐसे मन चले, यूपी क्यों उनके साथ चले। पहले तो समाजवादी पार्टी ने वीडियो के फर्जी होने का दावा किया, फिर वीडियो में दिखाई देने वाले खातून और मर्द ने खुद सोशल मीडिया पर आकर सफाई दी। दोनों ने कहा कि हम तो भाई बहन जैसे हैं, इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है, हम साथ में मुहिम चला रहे थे, हमारे हंसी मजाक को इलेक्शन का मुद्दा बनाया जा रहा है। कुछ गंदी जहनीत के लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं, हम भाई बहन आपस में हंसी मजाक करते रहते हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के हवाले से मोदी हुकूमत पर हमला किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी चीन का तैयार करदा है, नया हिंदुस्तान चीन पर मुनहसर है। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज हैदराबाद में 11वीं सदी के विष्णु फिरके के संत रामानुजाचारी की याद में एक 216 फुट ऊंचे मुजस्समे का इजरा किया था। इस मुजस्समे का नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी रखा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन
माफ कीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर अपोजिशन मुतालबा करती है तो पार्लियामेंट में कोई भी बिल लाने से पहले हुकूमत को उसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए, वरना ये ज़रई कानून की तरह बाद में तनाज़ा पैदा हो सकता है। साल 2022-23 के मरकजी बजट पर आम बहस के तीसरे दिन जारी बहस का आगाज करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीरों की दौलत में इजाफा होता जा रहा है। मनरेगा के बजट में कटौती करना नाइंसाफी है। और बहुत बड़ी जो मुश्किलात आ गए हैं, अब अगर देखें कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है इट हैज़ इंक्रीज बाय ओनली 1.7 लाख करोड़ फ्रॉम 37.7 lakh crores in 2021-22 to 39,045 lakh crores in 2022-23. This rise is even lower than the inflation rate. Likewise, the allocation under MNREGA, which is the lifeline of our people, and most of the poor are the ones who are able to feed themselves, is due to MNREGA. And in that, sir, the position is that 73,000 crores, which is lower than the allocation of 98,000 crores and the actual spending of rupees 1,11,170 crores during 2021-22. Sir, the progress on works taken up by the Government of India, whether on roads, tunnels or power projects, उसमें हालत ये है कि सारे उनके जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी लोअर से लोअर एम्प्लॉय भी ये बाहर की रियासतों से ला रहे हैं। आज हालत ये है कि किश्तवाड़ में जहाँ पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, आज 4 हफ्तों से वहाँ पे जो औरत है डीडीजी की चेयरमैन और लोग वहाँ बाहर बर्फ में और बारिश में बैठे हुए हैं कि भाई ये लोकल लोग कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा। मेरे वक्त में भी जब पावर प्रोजेक्ट्स थे उनमें लोकल एम्प्लॉयमेंट थी और आज देखे उन इलाकों की हालत, वो गरीबी से ऊपर उठ गए थे उन प्रोजेक्ट से। इसकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तवज्जो देनी पड़े चाहिए कि उसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। सर, फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ आवर नेशन एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट शक्ति सिंह गोयल ने चाशुम्बे के रोज कहा कि हुकूमत को पाकिस्तानी जेलों में बंद गुजरात के 643 माहीगिरों की रिहाई यकीनी बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए। राज्यसभा में वक्फे सिफर के दौरान ये इशू उठाते हुए गोयल ने कहा कि मंगल की शब पाकिस्तानी बहरिया ने 60 माहीगिरों को गिरफ्तार किया और 10 कश्तियां जब्त की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में 3 दीगर वाकयात में उन्होंने 3 कश्तियों को जब्त किया और 27 माहीगिरों को गिरफ्तार किया गया। आज गुजरात के 643 माहीगिर जेलों में बंद हैं। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं कि इस विषय को उठाने की मुझे यहाँ मंजूरी दी गई। मैंने जब ये नोटिस दिया जीरो आवर्स में रेज करने के लिए, पिछले एक सप्ताह में 3 अलग अलग हादसों में पाकिस्तान मरीन हमारे वहां से 3 बोट के साथ 27 मछुआरों को उठा के ले गई। पर कल रात को एक और हादसा हुआ और 10 बोट और 60 फिशरमैन एक ही रात में पाकिस्तान मरीन हमारे वहां से उठा के वो ले गए। मान्यवर, जिस तरह से वहां हमारे मछुआरों के साथ व्यवहार होता है, हमारी बोट्स उठा के ले जाते हैं, उसमें से सारे पुर्जे इंजन निकाल लेते हैं, माने लाखों रुपया का कर्जा जो मछुआरे के ऊपर होता है, वहां जाके तो उसकी हालत जेल में तो रहते ही है। आज के दिन में 643 हमारे गुजरात के मछुआरे पाकिस्तान की जेल में कैद है। मैं आपके जरिए ये अनुरोध करना चाहूंगा सरकार को कि आप जो करना पड़े अपने डिप्लोमेसी के थ्रू लाल आंख करके करना पड़े, पर जो हमारे मछुआरे गुजरात के 643 आज के दिन में पाकिस्तान की जेल में कैद है, उनके लिए जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए। हमारा गुजरात का जो सी शोर दरिया किनारा है, पूरे देश में सबसे बड़ा
वो 1660 किलोमीटर का गुजरात का सीशोर है और पाकिस्तान की सरहद से लगा हुआ है। फिशिंग एक बहुत बड़ा सरकार को भी आमदनी देने वाला, अगर हम जिसको आत्मनिर्भर कहे तो फिशरमैन आत्मनिर्भर होकर वहां पे काम करते हैं। उनको ये पहली बार नहीं, बार बार पाकिस्तान मरीन आती है, उठा के ले जाती है। तो ये मछुआरों की सलामती के लिए कुछ सरकार सोचे, ये मेरा अनुरोध आपके। धन्यवाद शक्ति सिंह जी। हुकूमत ने आज राज्यसभा में दावा किया कि गुज़िश्ता 12 वर्षों में माइस्टों के तशद्दुद के वाक़यात में 77% कमी आई है और मुल्क में माइस्ट नजरिया मादूम होने के दहाने पर है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने चाशमे को राज्यसभा में ज़मनी सवालात के जवाब में बताया कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी की वजह से होने वाले तशद्दुद के वाक़यात में 77% की कमी आई है। उन्होंने बताया कि साल 2009 में इस तरह के तशद्दुद के 2258 वाक़यात हुए थे, जो 2021 में कम होकर 509 रह गए। केरला के पलक्कड़ इलाके में मलमपुजा की पहाड़ियों पर 2 दिन से फंसे नौजवान को फौज ने बाहिफाजत निकाल लिया। पीर के रोज से फंसे इस नौजवान को बचाने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन राहती अमला उस तक खाना पानी तक भी नहीं पहुंचा पा रहा था। केरला के वजीर आला पिनाराई विजयन ने ट्वीट करके इतला दी है कि फौज की रेस्क्यू टीम नौजवान से राब्ता कायम करने में कामयाब रही। नौजवान को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई थी, दीगर कोशिशें भी की गई। ताहम पहाड़ी की चट्टानों में फंसे उस बाबू को आज सुबह तक निकाला नहीं जा सका। एक वीडियो में तकरीबन 20 साल का आर बाबू एक टी शर्ट और शर्ट पहने नजर आ रहा है। खतरनाक हालत में बैठा बाबू किसी तरह एक छोटी से दरार में अपना तवाजुन कायम रखे हुए था। एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया एयरफोर्स की जानिब से और दीगर एजेंसियों की जानिब से, और बाद में बहुत कोशिश के बाद उस नौजवान को बचा लिया गया। Very thanks Indian Army, MRP, MRC, Indian Army, Indian Army. ബാലയാണ് താഴെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത്. ദീപക് ऊपर में लेके जाएगा, लेके आया चलो। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को दूसरे वनडे मैच में 44 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। मैच में वेस्ट इंडीज के सामने 238 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 193 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। शामर ब्रुक्स 44 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। इंडिया की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 4 विकेट आए। टीम इंडिया ने इस साल किसी भी फॉर्मेट में अपनी पहली सीरीज जीती है। साथ ही रोहित शर्मा की बतौर फुल टाइम वनडे कैप्टन ये पहली सीरीज की जीत रही। इससे पहले टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 9 विकेट के नुकसान पर 237 का स्कोर बनाया था। सूर्य कुमार यादव 64 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे थे। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के केसेस में काफी इजाफा देखा गया और आज कोरोना से मुतासरीन का दुनिया भर में मजमूई आंकड़ा 40 करोड़ के पार हो गया। पिछले 24 घंटों में 28,01,458 मामले सामने आए। 13,221 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद मजमूई केसेस की तादाद 40,20,34,122 हो गई, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 57,85,557 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 7,35,40,420 अफराद का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 71,365 नए मामले सामने आए हैं, जिससे केसों की मजमूई तादाद 4,24,10,976 हो गई है। कोरोना में इस कमी के दरमियान ये भी राहत की बात है कि सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद नए मामलों से ज्यादा देखी जा रही है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,72,211 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी, जिसके साथ ही मुल्क में अब तक सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 4,10,12,869 हो गई है।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।